नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा टटारिया। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। भले ही 3 कृषि कानून को वापस किए जाने की घोषणा हो रही है, पर किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज लखनऊ में महापंचायत है, जिसमें किसान आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकारी पदाधिकारी इस पंचायत में मौजूद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उधर किसान इस मामले पर अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लखनऊ के ईटो गार्डन में महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जुड़ने का कवायद की गई है। भाकियों के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक के मुताबिक महापंचायत में हर मुद्दे पर बात होगी। इसके साथ साथ राकेश टिकैत के अलावा मोर्चा में अन्य पदाधिकारी पंचायत में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कृषि बिल वापस जरूर हो गया है, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि एमएसपी पर भी अब कानून बने और जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनको शहीदों में गिना जाए। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उसको लेकर आज एक महापंचायत होने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पहले भी सरकार आती थी, लेकिन तब गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के विकास को लेकर कोई सोच नहीं थी। कोई भी योजना बनती थी तो उसको आधार व्यक्ति या जाति देखकर तय नहीं किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, उसका लाभ प्रत्येक तबके को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सभी योजना का लाभ समाज के हर वर्ग के बिना भेदभाव प्रदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी रविवार शाम मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 1500 आवासों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 15 लाभार्थियों के प्रत्येक आत्मक चाबी और कब्जा प्रमाण पत्र भी दिया है। आपको बता दें, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 43 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्याम कौशिक जुड़ गए हैं। संजीव जी, आजकल या कहे कुछ महीनों से योगी जी का लोकार्पण और शिलान्यास बड़ी ही तेजी से कर रहे हैं। इसे विकास के साथ साथ आने वाले चुनाव के भी प्रेशर देखा जा रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो राजनेताओं की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि आदरणीय योगीनाथ जी लगातार सक्रिय हैं। योगीनाथ जी ही सक्रिय नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार भी सक्रिय है और लगातार केंद्र से भी लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में इस तरह से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 4.5 साल या 5 साल के करीब शासन में रहते हैं तो होना ये चाहिए कि आखिरी वक्त में आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो वहाँ उद्घाटन यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिलान्यास का कोई मतलब नहीं बनता। जाहिर सी बात है कि इसके राजनीतिक मायने होते हैं और लगातार कोशिश ये होती है कि लोगों के बीच में ये एक मैसेज जाए कि हम अपने प्रदेश के विकास के लिए कितने तत्पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा हमने देखा कि चाहे केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पिछले महीनों में हमने देखा और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के लगातार चलता रहेगा और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, विपक्ष काफी हमलावर है इन चीजों को लेकर के। लगातार खास करके समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जिस पिछले 4.5 सालों में 5 सालों में जो हमने काम किए थे, जिसका हमने शुभारंभ किया था, केवल और केवल हमारे कामों के ऊपर वो फीता काटने का काम कर रहे हैं। वो हर एक काम का वो श्रेय लेना चाह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी, हमने मेहनत की थी, हमने इस काम को आगे बढ़ाया और केवल ये दिल्ली से कैंची और लखनऊ से काटने वाले पहुंच को फीता काट रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि विकास की बात होनी चाहिए, इस बीच में विकास की राजनीति होनी चाहिए। यदि विपक्ष की भी बात करें तो यदि विपक्ष भी विकास की बात कर रहा है और राज्य सरकारें भी मिलकर विकास की बात कर रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी कमियां रही हैं पिछले कुछ वर्षों में। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश शासन में कई ऐसी कमियां रही हैं जिससे
विपक्ष ने बड़े कड़े तेवर के साथ सरकार को घेरा है और सरकार को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। हालिया कुछ दिनों में जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, विपक्ष चाहे खास करके किसान आंदोलन को लेकर के हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, फिर या फिर एक दलित पीड़ित लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात हो और जिस तरह से उसके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, फिर गोरखपुर में एक किसी व्यवसायी के बाद जिस तरह की बदसलूकी हुई थी और जिस तरह से उसकी मौत हुई थी, तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष को घेरने के लिए एक हथियार के तौर पर मिला है। विपक्ष हमलावर है लगातार। इसी बीच आदरणीय योगीनाथ जी जी अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी तत्पर है। जी जी। संजीव जी बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा भी महोबा में 27 नवंबर को महारोली करेंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर को कानपुर, बुंदेलखंड और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगी। रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रविवार को शहर आए। उन्होंने पार्टी कार्यालय की तिलक हाल में कानपुर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष और टिकट के दावेदारों के साथ रैली को सफल बनाने के लिए बैठक की। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह महोबा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भीड़ थी, प्रियंका गांधी की रैली में भी उसी तरह की भीड़ होनी चाहिए। रैली में भीड़ बढ़ाने को लेकर शहर और देहात जनपद से 20,000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य भी दिया गया है। तो वहीं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्याम कौशिक जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इस खबर पे मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि प्रियंका भी पूरी तरह से एक्टिव हो रही हैं। पहले पर्यटकों की तरह वो यूपी में विजिट कर रही थी, लेकिन अब एक्टिव मोड में वो यूपी में विजिट कर रही हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अब अपने अनुभव से बताइए, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सच बात यह है कि प्रियंका जिस तरह से वैश्विक होकर उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है जी और विपक्षी पार्टियों को एक टॉनिक के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से अभी एग्रेसिव है, जी लगातार ये ऐसी दिखाई देंगी। जो शुरुआती दौर में एक शब्द आपने कहा कि वो पर्यटक के तौर पर दिखाई देती है। जी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जब नजदीक आता है तो बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जी चुनाव खत्म होते या चुनाव से पहले जिस तरह से लोग उनसे उम्मीद रखते हैं वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। जी होना ये चाहिए कि लगातार यदि आप पिछले 6 महीने से जिस तरह से एक्टिव होती हुई साल भर से दिखाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में यदि आपको जमीन बनानी थी तो थोड़ा सा और मेहनत करना था, जी जमीनी स्तर पे काम करना था, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक मनोबल बनाना था और एक मजबूती के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत थी, जो कभी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जिस तरह से खास करके प्रियंका गांधी एक्टिव है, जी इसके संजीव जी, अभी आपके परिणाम अनुभव से क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी इस बार? नहीं, देखिए, सच बात यह है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश है। ये जी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अकेले बीजेपी को टक्कर देती हुई जी दिखाई नहीं दे रही है, परेशान जरूर कर रही है, लेकिन समूचे विपक्ष की तरफ से यदि बात की जाए तो पूरा विपक्ष यदि एक हो जाए तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता तो हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की गठबंधन की कोई संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का जो पिछला अनुभव रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी का, वो ज्यादा जी बेहतर नहीं रहा है। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। जी जिसका नतीजा ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी काफी फूंक फूंक के कदम को रखती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी पहले से ही ये सोच थी कि बड़े पार्टियों से समझौता करने से बेहतर है कि जी छोटे छोटे पार्टियों को, जिनकी अपनी भूमिकाएं हैं, अपना वोट बैंक है, उनको इकट्ठा करके और एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की है और वो कर भी रहे हैं। कमोबेश उसमें उनको सफलता मिल भी रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस तरह से गठबंधन की राजनीति के लिए कदम आगे बढ़ाने जी चाहिए। जब तक कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन की स, राजनीति में आगे नहीं आएगी, अकेला बहुत मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखना यह है कि इस इलेक्शन में वो क्या अपने वोटों के प्रतिशत में इजाफा ला पाती है या फिर ये मेहनत ऐसे ही जाया जी होने वाला संजीव जी, है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।
बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी हाईकमान ने यूपी डेरा जमाया है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में और कल कानपुर में बुंदेलखंड समेत 17 जिलों में पदाधिकारियों के सम्मेलन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय चुनाव दौरे में बूथ से लेकर चुनाव प्रबंधन तक का मंत्र देंगे। नड्डा गोरखपुर में गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इसी के साथ शाम को लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी प्रभारी राधे मोहन सिंह के साथ कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर से उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन 83वें जन्मदिन पर उनके भाई और बेटे के बीच राज सुलझने का नाम नहीं ले रही है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में गठबंधन अब ठंडे बस्ते में चला गया है। शुरुआत में खबरें थी कि शिवपाल अपनी पार्टी की समाजवादी पार्टी में विलय करा लेंगे या फिर गठबंधन हो जाएंगे। इस बात का ऐलान मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर होना था, लेकिन अखिलेश इस बात के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने सफाई में कल एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन अखिलेश यादव इसमें नहीं पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवपाल यादव आज सुबह सफाई में चंदगीराम स्टेडियम में मुलायम के जन्मदिन का दंगल कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस दौरान भी लखनऊ में ही रहे और लखनऊ के ऑफिस में जोर शोर से उन्होंने जन्मदिन पर जश्न मनाया। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर सुनाते हैं आपका एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बाराबांकी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीए, एनएसी और एनपीआर को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन तीनों को वापस नहीं लिया गया तो दूसरा शाहीन बाग बनेगा। आपको बता दें कि एआईएम के मुख्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम मोदी जी और बीजेपी को बताना चाहेंगे कि अपने जिस तरह किसानों के लिए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, हम आपसे मांग करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस ले लिया जाए। सीएए कानून संविधान के खिलाफ है, मजहब
की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी और बीजेपी से सीएए की कृषि कानून की तरह वापस लेने की अपील करता हूं। अगर वे एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग बनेगा। वापस ले लिया किसानों के कानून को और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बहुत खराब स्तर पर होता जा रहा है। वहीं नोएडा में सोमवार की सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्ण निर्माण तथा अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक नोएडा में वायु गुणवत्ता इस समय 414 है। बता दें कि रविवार की सुबह भी वायु गुणवत्ता 382 था। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि प्रदूषण ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपको बता दें कि AQI 414 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ साथ नोएडा में भी हवा जहरीली पाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के अमरोहा गजरोला में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने कृषि कानून की वापसी को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने किसानों को इंसाफ मिलना बाकी है, जो इस आंदोलन के चलते दुनिया को विदा हो गए। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने कृषि कानून वापस लिए जाने का राजनीतिक स्टंट बताया है और उन्होंने बता दें कि पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब कहा। आपको बता दें कृषि कानून को वापस करने पर कांग्रेस को उन्होंने क्रेडिट दिया है और उन्होंने कहा कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ है। महासचिव सचिन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है कि तीनों कृषि कानून वापस होने पर राहुल गांधी का हाथ है। आपको बता दें कि इसे एक राजनीतिक स्टंट बताया है। को रोंद रहे हैं। लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, आप जो गाजीपुर बॉर्डर है उस दिन की घटना देख लीजिए, जिस दिन टिकैत साहब रोए थे। आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार क्या मैसेज देना चाह रही थी कि हम जो कर दिया फाइनल है? देखिए, ये हिटलर का देश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, ये भारत है। यहाँ पे आप सांसें लेने को तरक्की नहीं कह सकते। अगर आप जिंदा हैं, आप कोरोना से बच गए, तो आप समझ लीजिए तरक्की हो गई। ये वो देश। मुर्रा बादशाह थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि मुर्रा बादशाह थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल बारात से वापस लौट रही कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर रही। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे। घायलों में 5 महिला समेत 1 मासूम और 1 शख्स शामिल है। आपको बता दें कि हादसे की वजह से आसपास हड़कंप मच गया है। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे से गुस्साए लोगों का कहना है कि प्रशासन की वजह से ये आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि प्रशासन पुल का काम पूरा नहीं करा रही है। वहीं लोगों ने SDM के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से पुल का काम जल्द से जल्द कराने की मांग की है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर रही, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 महिला और 1 मासूम बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजी की गोली लगने से मौत हो गई। दनकौर थाना क्षेत्र के कस्बे में खेत के पास खून से लथपथ एक शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि शख्स ने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एक फौजी की लाश खेत में पड़ी हुई मिली, जिसमें पुलिस का कहना है कि
फौजी ने अपनी टनपट्टी पर गोली रखकर आत्महत्या कर ली है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां पे एक रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव खेतों में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि फौजी ने टनपट्टी पे गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर त्रिवेदी ने आज गाजियाबाद में आयोजित सेवा प्रकल्प संस्थान में वनवासी कल्याण आश्रम के विचार गोष्ठी को शिरकत की है। ये कार्यक्रम गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विचार गोष्ठी के विषय पर भारतीय और सेवा कार्य रहा। बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने कहा कि समाज के वे संगठन जो समाज के अंदर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, वे किसी सत्ता या प्रसिद्धि की आकांक्षा में नहीं है। उन लोगों के बीच में आया हूँ, यहाँ आने से जानकारी भी बढ़ती है और अच्छे से मनोभव होता है। इस तरह के कार्यक्रम सोच को सकारात्मक की तरह ले जाता है। देखिए, समाज के वे संगठन जो समाज के अंदर समर्पित भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं, जो न प्रसिद्धि की आकांक्षा में है, न अर्थ की आकांक्षा में है, न सत्ता की आकांक्षा में है, उन लोगों के बीच में आकर काम करने से और इस तरह के कार्यक्रम होने से महानगरों के लोगों को भी यह पता लगता है कि देश की वास्तविक प्राण शक्ति कहाँ पर है, तो जानकारी भी मिलती है, मनोभाव भी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।